टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार में आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। इसकी आधिकारिक घोषणा शुक्रवार 12 बजे पटना में की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 26 सीट और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर सीट कांग्रेस को मिली है और सीपीआई-एमएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। काराकाट, आरा, नालंदा सीट सीपीआई-एमएल को मिली है, वहीं सीपीआई को बेगूसराय सीट मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउत वेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल तक वह ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट में 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पेशी के दौरान ईडी से कहा कि केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निर्देशालय की कस्टडी में रहना होगा। वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने खुद अदालत के सामने अपनी बात रखी है। ईडी की जो इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें केवल 4 जगहों पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। उनमें भी कोई सबूत नहीं है और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बेल मिल गई है। बेल इसलिए मिल गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी को चंदे के रूप में रिश्वत दी है। कोई तथ्य नहीं है। गिरफ्तारी केवल राजनीतिक कारणों से हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की फिर से राजनीति में एंट्री हो गई है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा मुंबई से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए हैं और गोविंदा उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें वो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को चुनौती दे सकते हैं। वहीं शिवसेना में शामिल होने के बाद अभिनेता गोविंदा ने कहा, मुझे जो काम मिलेगा वो काम मैं ईमानदारी से करूंगा। मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये अद्भुत संयोग है कि अब 14 साल बाद आज मैं फिर से राजनीति में वापस आया हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों में कुछ ही समय बचा है। देश का सियासी पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर नामांकन का दौर जारी है। इस बीच 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। वहीं इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता के बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। विदिशा लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए प्रभात भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। प्रभात भानु शर्मा 7वीं और 8वीं लोकसभा में विदिशा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। तो वहीं इस बार प्रभात भानु शर्मा का मुकाबला विदिशा से 5 बार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से होगा। आपको बता दें, कांग्रेस एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। चाहे सड़कों के निर्माण के हो, कॉलेज के खुलने के हो, आईटीआई के खुलने के हो, चाहे वो किसानों के गांव में नहर पहुंचने की बात हो, बांसगढ़ डैम की बात हो, हलाली बांध की बात हो, दानखेड़ी दानमड़ी बांध की बात हो, बुधनी में कोलार बांध की बात हो, बारना डैम की बात हो, मोगा डैम की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस नुमाइंदों की देन है। मेरे संसदीय कार्यकाल में भी बहुत सिंचाई योजनाएं मिली हैं, सड़कें बहुत मिली हैं और हमारा विदिशा ग्यारसपुर का जो मार्ग सागर होते हुए जाता है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कांग्रेस की सरकार में मिला, जिससे कि विकास के नए रास्ते हमारे विदिशा में खुले हैं। और यदि हम कहें शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, तो देखने को नहीं मिलता। जो हमारा जैन कॉलेज महाविद्यालय साइंस और आर्ट्स का था, वो यह बिल्कुल नीचे धरातल पर पहुंच गया है। ना नई फैकल्टी आई, ना उसे ग्रांट मिला, ना उसे शासकीय किया। क्या किया शिवराज सिंह ने? और
चिकित्सा में भी आप देख लो, मेडिकल कॉलेज आया है, वो भी मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज के प्रयासों से ही वो मेडिकल कॉलेज हमको मिला। ठीक है, शिवराज सिंह का भी योगदान रहा होगा, परंतु उसमें कोई नया रोजगार निर्मित नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा से ही भर्ती हुई है उसमें। और बेरोजगार भी में क्या हुआ? रेल कारखाना आया था। हाँ, रेल कारखाना आया था जिसमें शिवराज सिंह और सुषमा स्वराज दोनों ही श्रेय लेते थे। वो गेहूं और चना भरने की गोदाम बन गया। रोजगार कोई निर्मित नहीं हुए। रोजगार सिर्फ शिवराज सिंह को मिला है। उनकी जमीनें बढ़ गई, उनके दूध डेयरी आ गई, उनकी फैक्ट्री आ गई, मालूम पड़ा, और एक आध नई फैक्ट्री वो दयानंदपुर पे भी डालने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने उनके जहाँ निजी संपत्ति है उसके आसपास का विकास किया है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र का विकास तो किया नहीं है। मैं ये कहने से नहीं चूकूंगा, जो सत्यता है वो तो हमें कहना चाहिए। विदिशा में बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं यूनिवर्सिटी आने की, तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ने की। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्ट्स और साइंस कॉलेज, जैन कॉलेज को शासकीय करके इनको यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाए। स्वास्थ्य में भी यहाँ और आगे स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। अस्पताल खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया, पर जो विशेषज्ञता की मशीन आना चाहिए आज तक नहीं आई। MRI मशीन नहीं आई, और वो क्या डायलिसिस की जो मशीन होती है वो नहीं आई। एक्सरे की जो डिजिटल एक्सरे की आधुनिक मशीनें हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में नहीं आई। ये देखने का काम मुख्यमंत्री का नहीं होता क्या? सांसद को नहीं करना चाहिए क्या? आज लोग कह रहे हैं कि 5 साल सांसद ने, रमाकांत भार्गव ने कौन कौन से विकास काम कराए। उनकी जनसंपर्क राशि में से कहाँ राशि उन्होंने दी है जो उन्हें मिलती है, 2.5-3 करोड़ हर साल मिलती है, उसका हिसाब तक उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करा है। यह अंधेरगर्दी है, इसका अब समापन होना चाहिए। नए प्रत्याशी का चयन होना चाहिए और कांग्रेस नए चेहरे को। बहुचर्चित दुमका पेट्रोल कांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जान से मारने का मामला अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा मुख्य आरोपी के ऊपर 25,000 का जुर्माना और उसके सहयोगी पर भी फाइन लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर कारावास की सजा होगी। साथ ही इन दोनों से मिली जुर्माने की कुल राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने गांव में लगे एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना बुधवार देर रात 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। देर रात नक्सलियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस मोबाइल टावर के जलने से आसपास का नेटवर्क शून्य हो गया। आपको बता दें, नक्सलियों ने आगजनी करने के साथ ही बैनर पोस्टर भी लगाए जिसमें सूरजकुंड कगार ऑपरेशन को हटाने की मांग की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।